The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैक क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की, और डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने दो पार्ट डिवाइड किए थे। पहला क्या था हमारा एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा क्या था उस एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बता चुका था कि एलिमेंट्री कैनाल कैसे माउथ टू एनस का जो ट्रैक होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अगर जिसने भी एलिमेंट्री कैनाल वाली वीडियो नहीं देखी है, स्टार्टिंग से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है, ऊपर डिस्क्रिप्शन पर लिंक आ रहा है, पहले जाके आप पिछली क्लास देखिए, तब आपको आगे का समझ में आने वाला है। क्योंकि आज मैं एक्सेसरी ग्लैंड्स में जो दो हमारी ग्लैंड्स बची हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स में। जो हमारी दो ग्लैंड्स रिमेनिंग थी, कौन कौन सी? गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। मैंने आपको बताया था कि ये जो लीवर होता है हमारा, लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। तो जो हमारा लीवर होता है वो क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? बाइल सॉल्ट और दूसरा बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? आपको बताया था एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मैंने क्या बताया था कि फैट की कोई ड्रॉपलेट थी, फैट की कोई एक बड़ी सी ड्रॉपलेट थी, जब से हमने खाना खाया, हमने वसा ली, तेल लिया, वो इतने बड़े मात्रा में, इतनी बड़ी जो हमारी स्ट्रक्चर है उससे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा। तो बॉडी क्या करती है? इसको ब्रेक करती है, और इस ब्रेक करने की प्रोसेस को क्या बोलते थे? इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन कौन कर रहा था? पित्तरस का बाइल सॉल्ट कंपोनेंट। ठीक है, पित्तरस में दो कंपोनेंट बताए थे मैंने, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। बाइल जूस में दो बाइल पिगमेंट थे। बाइल पिगमेंट कौन कौन से थे? बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। और बाइल सॉल्ट थे सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टायरोकोलेट। ठीक है, इतनी बात हमारी हो चुकी थी। तो लीवर क्या कर रहा था? लीवर पित्तरस का श्रावण कर रहा था, पित्तरस बना रहा था। अब पित्तरस लीवर जो बनाता है वो काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है? बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा हल्का होता है। ठीक है, आपको दो एग्जांपल देता हूँ। आप दूध लीजिए और दूसरा शहद लीजिए, तो कौन ज़्यादा गाढ़ा होता है? शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है। और दूध कैसा होता है? दूध हल्का होता है। तो पित्तरस जो बनता है लीवर में, जो पित्तरस बनता है वो दूध की तरह पतला बनता है। अब उसको क्या करना है? गाढ़ा करना है। तो गाढ़ा करने के लिए क्या होता है? लीवर से जो पित्तरस बनता है वो कहाँ पहुँचता है? हमारे गॉल ब्लैडर में, या गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या बोला हमने? गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या बोला? पित्ताशय। तो कहाँ पहुँचता है? पित्ताशय में पहुँचता है। पित्ताशय में क्या होता है? उस पित्तरस को क्या किया जाता है? बार बार सक किया जाता है, अंदर लाया जाता है और बाहर किया जाता है। ठीक है, जब आप घर में मथानी से किसी चीज़ को मथते हैं, अगर दही को मथते हैं, तो वो क्या हो जाता है? उससे जितना भी जो सॉलिड पार्ट होता है, जो डेंसर पार्ट होता है, जो मक्खन होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो नीचे का क्या बोलते हैं पतला पार्ट होता है वो नीचे रह जाता है। इसी तरीके से जब जो गॉल ब्लैडर होता है वो क्या करता है? ऐसे एक बार पित्तरस को अंदर लेता है और दोबारा बाहर करता है। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है? इस प्रोसेस की वजह से जो पित्तरस होता है वो कैसा हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। आप एक बात याद रखिए, कभी भी पतला पित्तरस या कभी भी पतला बाइल जूस जो हमारी बॉडी में फैट है उसको इमल्सिफाई नहीं कर सकता है, मतलब पाचन अच्छे से नहीं कर सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे घर में जिन लोगों को पथरी हो जाती है या जिन लोगों को स्टोन हो जाता है गॉल ब्लैडर में, कहते हैं उनकी पित्त की थैली निकाल दी गई है। अब डॉक्टर ने बोला है कि ये पदार्थ मत खाइएगा, टमाटर मत खाइएगा, बैगन मत खाइएगा, बीजे वाली चीज़ मत खाइएगा। क्यों ना खाइएगा? क्योंकि अब उनका जो बाइल जूस बन रहा है वो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्या निकाल दिया गया है? गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है। इसलिए गॉल ब्लैडर में जब कभी भी स्टोन होता है तो वो ईजिली रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि हमने गॉल ब्लैडर को काटा, डॉक्टर ने काटा और उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर की पथरी आराम से निकल जाती है, गॉल ब्लैडर का स्टोन आराम से निकल जाता है। लेकिन कभी भी जब किडनी में पथरी हो जाती है तो आसानी से नहीं निकल सकता, क्योंकि किडनी हम आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर पित्त को क्या करता है? कंसंट्रेट करता है। तो अगर आप पूछा जाए कि कंसंट्रेशन या फिर सांद्र, कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं? सांद्र बोलते हैं, और डाइल्यूट को क्या बोलते हैं? तनु बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस, पित्तरस का कंसंट्रेशन कहाँ पे होता है? तो क्या आंसर टिक करके आओगे? गॉल ब्लैडर। ठीक है, पित्ताशय में क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है किसका? बाइल जूस का। इसीलिए इसको पित्त आशय बोला गया है। पित्त मतलब हमारा बाइल और आशय मतलब स्टोर करने वाला। ठीक है, दोनों को स्टोर करने वाले को क्या बोलते हैं? पित्ताशय। बाइल का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? लीवर में। स्टोर कहाँ हुआ? भंडारण कहाँ हुआ? स्टोरेज कहाँ हुआ? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर मैंने पिछले वाले वीडियो में आप देखना, ऊपर क्या होता है? लीवर, और उसके जस्ट नीचे क्या होता है? गॉल ब्लैडर। एक क्वेश्चन मैंने आपको और बताया था कि राइट साइड में हमारा लीवर होता है, मतलब जो यकृत होता है वो राइट साइड में होता है, और जो हमारा
पेट होता है वो किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, मतलब आमाशय जो होता है, स्टमक जो होता है वो किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि राइट साइड में कौन होता है और लेफ्ट साइड में कौन होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आती है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर पित्त को स्टोर करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये जो गॉल ब्लैडर होता है, ये जो पित्ताशय होता है, ये किन किन स्पीसीज़ में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जब हम आपको वो पढ़ाएंगे, अपना हियरार्की पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें आपको बताएंगे किस तरीके से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया पढ़ेंगे। फिर एनिमिलिया के अंदर पढ़ेंगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्केल्मिन्थीज, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। फिर हम लोग किस तरीके से मेमेलिया क्लास में आते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो उसी के हिसाब से आप इतना समझ लीजिए कि बर्ड्स, पक्षियों में, या फिर इसको एव्स भी बोल सकते हैं, पक्षियों में, माउस मतलब चूहे में, वेल मछली में और घोड़े में। ये 4 ऑप्शन आप एकदम याद कर लीजिए। पक्षी, चूहा, वेल मछली और घोड़ा, इन चारों में क्या नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, हमारा गॉल ब्लैडर, पित्ताशय इन चारों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, इन चारों में नहीं पाया जाता। अगर आपसे 3 ऑप्शन रखे, बर्ड्स, माउस, वेल और दूसरा रख दे होमोसेपियंस या फिर ह्यूमन रख दे, तो आप क्या टिक करके आओगे। आपसे पूछे कि इनमें से किसमें गॉल ब्लैडर पाया जाता है, तो क्या टिक करके आओगे, होमोसेपियंस, ठीक है। समझ में आती है इतनी बात, ठीक। तो यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर खत्म होता है, गॉल ब्लैडर पे इतना ही था। अब हमारा जो दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, पैंक्रियास। क्या है, पैंक्रियास। पैंक्रियास को क्या बोलते हैं, अग्न्याशय। आपको पता हो, आपको लास्ट क्लास में जब मैंने बताया था, ये हमारी डिओडेनम है, ये हमारी डिओडेनम, डिओडेनम से लगा हुआ एक स्ट्रक्चर निकलता है, गिटार जैसा या लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियास, ठीक है। पैंक्रियास का क्या काम होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो पैंक्रियास होता है उसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, 4 ग्लैंड दे देगा आपको, 4 ग्रंथियाँ दे देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड दे देगा आपको, गॉल ब्लैडर दे देगा, लीवर दे देगा और पैंक्रियास दे देगा। आपसे पूछेगा इन चारों में से कौन सा मिक्स्ड ग्लैंड है, इन चारों में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, तो आप क्या आंसर टिक करके आओगे, पैंक्रियास, ठीक है। पैंक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड क्यों है, अब ये क्वेश्चन आता है। तो पैंक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए है, जब मैं आपको एंडोक्राइन पढ़ाऊंगा, जब आपको बॉडी की पूरी ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा कि पिट्यूटरी कहाँ पे होती है, हाइपोथैलेमस कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में कौन सी ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें जब आपको बताऊंगा तो आपको बताऊंगा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्यस्रावी ग्रंथियों को बाइफरकेट करते हैं, कैसे दोनों को डिवाइड करते हैं। तो पैंक्रियास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, मतलब दोनों की तरह वो कार्य करता है। वो अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करता है और वो बाह्यस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, इट्स अ मिक्स ग्लैंड। ये कैसी है, एक मिश्रित ग्रंथि है, मतलब ये एंडोक्राइन की तरह भी काम कर रही है और ये एक्सोक्राइन की तरह भी कार्य कर रही है। कई जगह ये भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है, कई किताबों में आप ये भी पढ़ोगे कि वे ग्रंथियां जो हार्मोन और एंजाइम्स दोनों का सिक्रीशन करती हैं, दोनों को का श्रावण करती हैं, उनको क्या बोला गया है, मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां। तो वहाँ से भी समझ लीजिए। हार्मोन अगर पूछा जाए कि पैंक्रियास से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं जो किससे निकलते हैं, पैंक्रियास से। और एंजाइम्स कौन से निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, हमारे पैंक्रियास से, ठीक है। तो पैंक्रियास एक तरफ तो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है और दूसरी तरफ क्या सिक्रीट कर रहा है, एंजाइम्स। हार्मोन्स भी सिक्रीट कर रहा है और एंजाइम्स भी सिक्रीट कर रहा है, इसलिए इसको कई बार क्या बोल दिया जाता है, मिक्स ग्लैंड, ठीक है। आपको इस थियरी में नहीं जाना है, आपके लेवल पे इतना नहीं आएगा कि व्हाई इट इज मिक्स ग्लैंड, इसको मिक्सड ग्रंथि क्यों बोला जाता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा आपसे कि कौन सा मिश्रित ग्रंथि है। आप सिर्फ इतना याद रख लो कि मिश्रित ग्रंथि पैंक्रियास को बोलते हैं या अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, आपका भला हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। गॉल ब्लैडर में रब कर रहा हूँ, गॉल ब्लैडर मोस्ट प्रॉब्ली हमने समझ लिया है, ठीक है। अब समझते हैं ग्लूकोज का कंसेप्ट, ब्लड शुगर का कंसेप्ट और डायबिटीज़ का कंसेप्ट, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कई जगह से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बनेंगे। होता क्या है, एक सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। ह्यूमंस में हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं हमने आज सुबह नाश्ता किया और सुबह ही हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई, या हमने रात को डिनर किया और रात में डिनर करने के बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मल सो जाते हैं,
ठीक है। तो हमको तुरंत एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो पड़ती नहीं है, ठीक। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जब हमको तुरंत नहीं पड़ती है तो जो हमारी बॉडी होती है उसके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, वो क्या करता है, हमारे फूड में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज आपको पता है इंस्टेंट एनर्जी का क्या है, इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, ग्लूकोज देता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, इसको याद रखिएगा। केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ग्लूकोज क्या फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या काम होता है इसके, और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम जब खाना खाते हैं, हम जो भी भोजन लेते हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज होती है। हम कुछ भी खाएं, कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं तो वो अल्टीमेटली किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। अगर हम दौड़ के आते हैं कहीं से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल के आते हैं तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं और क्या बोलते हैं, ग्लूकॉन-डी मिला के दो। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूकोज है, और ग्लूकोज क्या दे रहा है, इंस्टेंट एनर्जी दे रहा है, तुरंत ऊर्जा दे रहा है, ठीक। अगर हम चपाती खाएंगे, अगर हम रोटी खाएंगे, अगर हम क्या बोलते हैं कोई तला भुना चीज़ खाएंगे तो हमें देर से एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जब वो टूटेगा, जब उसका ब्रेक डाउन होगा, फिर इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, मतलब अवशोषण किया जाएगा, ब्लड में मिलेगा, तब हमको एनर्जी मिलेगी। लेकिन ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज टूटे हुए फॉर्म में है, उसको क्या करना है, जैसे ही हमने खाया हमारी बॉडी उसको क्या करने लगती है, एब्जॉर्ब करने लगती है, अवशोषण करने लगती है। तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का जो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, तो कौन देता है, ग्लूकोज, ठीक। अब समझिए मैं क्या बता रहा था, मैं ये बोला था कि ग्लूकोज क्या होता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में टूटता है तो ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और आपको पता है अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी, डायबिटीज़, मधुमेह हो जाएगा। तो ब्लड का ग्लूकोज, जो हमारे ब्लड का ग्लूकोज है, उस ब्लड के ग्लूकोज को लेवल बढ़ ना पाए, इसलिए एक हार्मोन काम करता है जो ब्लड के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। ये बात आप एकदम याद रख लो कि ब्लड का ग्लूकोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। और कौन से हार्मोन की प्रेजेंस में, कौन से क्या बोलते हैं, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, कौन से हार्मोन्स की प्रेजेंस में, इंसुलिन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, इंसुलिन की प्रेजेंस में ब्लड का ग्लूकोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक बात समझ में आती है, ये एक कंसेप्ट है। आपने ब्लड का ग्लूकोज किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा थी, शर्करा की मात्रा बढ़ने वाली थी, उसको बचा लिया। किसने बचा लिया, इंसुलिन ने बचा लिया, ठीक है, पहला कंसेप्ट। दूसरा, हमने ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया और उसको स्टोर कर लिया। क्या कर लिया, भंडारण कर लिया, ठीक है, स्टोर कर लिया। अब आप ये बताओ कि अगर आपको दौड़ना है, अभी दौड़ना है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, अभी आप बैठे हो, अभी आपने खाना खा चुके हैं आप, ठीक है, अभी आप कुछ नहीं कर रहे, आपके पास आसपास खाने के लिए कुछ नहीं, और आपसे बोले दौड़ जाओ, तो आप दौड़ जाओगे। क्यों दौड़ जाओगे, क्योंकि आपको तुरंत फिर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अब ब्लड क्या करेगा, अब बॉडी क्या करेगी, जो आपका ग्लाइकोजन स्टोर है, जो भंडारित किया हुआ ग्लाइकोजन है, वो किस में बदलेगी, ग्लूकोज में बदलेगी। ये ग्लाइकोजन किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा, और आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में जब बदलता है, वहाँ पे जो हार्मोन यूज़ होता है, उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल था, उसी तरीके से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्जन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्लूकागॉन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ब्लड ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो इंसुलिन काम आता है, और ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो कौन सा हार्मोन काम आता है, ग्लूकागॉन काम आता है। इसीलिए आपसे मैचिंग में ऐसे पूछ लेगा, एक तरफ लिखेगा इंसुलिन और दूसरी तरफ क्या लिखेगा, ग्लूकागॉन, ठीक है। और ऐसे ही 4 ऑप्शन और बना देगा, 4 हार्मोन के, 3 हार्मोन के और ऑप्शन बना देगा, और पूछेगा एक दूसरे के विपरीत कौन काम करते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक कौन काम करते हैं। कैसा, एंटागोनिस्टिक, ठीक है। एंटागोनिस्टिक ही तो हुए, क्योंकि एक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है और दूसरा ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों एक दूसरे के कैसे हुए, विपरीत हुए, एंटागोनिस्टिक हुए। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछेगा कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के कैसे काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। तो ये तो कंसेप्ट होगा हमारा ब्लड का ग्लूकोज
कन्वर्ट होने में किसमें, ग्लाइकोजन में। अगर इंसुलिन अपना काम करना बंद कर दे, अगर मान लो ब्लड में इंसुलिन ना हो, ठीक है, तो इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड में जैसे ही हम खाना खाएंगे वैसे ब्लड में शर्करा की लेवल बढ़ेगी, है ना। शर्करा का लेवल जब बढ़ेगा तो क्या होगा, वो शर्करा ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाएगी, जमा हो जाएगी वहाँ पे, और हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, कौन सी बीमारी हो जाएगी, मधुमेह, एकदम सही, ठीक है, मधुमेह हो जाएगा, हमको डायबिटीज़ हो जाएगी। इसीलिए इंसुलिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब ये समझिए, जिन लोगों की बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है उनको आर्टिफिशियल इंसुलिन दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन। क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन। ये क्वेश्चन कई बार अब पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंसुलिन को क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन। क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन। ह्यूमिलिन जो है वो कई सारी बायोटेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज़ हैं वो बनाती हैं आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। जब मैं आपको बायोटेक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ह्यूमिलिन कैसे बनाई जाती है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब ब्लड में इंसुलिन नहीं बनती है, जब बॉडी में इंसुलिन नहीं बनती है तो क्या क्या दिया जाता है, आर्टिफिशियल इंसुलिन दी जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन बोलते हैं, या मैडमेन इंसुलिन। ह्यूमिलिन मतलब ह्यूमन और इंसुलिन का जो LIN वाला लास्ट वाला पार्ट लिया गया, उन दोनों को मिला दिया गया। आदमी द्वारा निर्मित जो इंसुलिन होती है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन, ठीक है। तो इंसुलिन जब नहीं काम करेगा तो कौन क्या दिया जाएगा, ह्यूमिलिन दी जाएगी, ठीक है। ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन और इंसुलिन का काम यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा खत्म हो जाता है। अब हम समझते हैं कि जो इंसुलिन था वो निकल कहाँ से रहा था, ठीक है, इंसुलिन कहाँ से निकल रहा था। इस बात को समझने के लिए आपको फिर से चलना पड़ेगा कहाँ पे, हमारे एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरफ, जो हमारी संबद्ध पाचन ग्रंथियाँ हैं उसकी तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बताया आपका ये पैंक्रियाज है। अब आपको पता है कोई भी ऑर्गन होता है, जब पहली क्लास याद करिए तो मैंने आपको बताया था सेल से क्या बना, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, है ना। तो इस तरीके से आप ये समझिए, अगर कोई भी ऑर्गन है तो उस ऑर्गन में जो सिंपल चीज़ होगी वो क्या होगी, सेल होगी, है ना। कोशिका होगी, किसी भी अंग में जो सबसे सिंपल यूनिट होगी वो क्या होगी, कोशिका। इसीलिए कोई भी जब साइंस पढ़ाता है तो सबसे पहले कोशिका पढ़ाता है, क्योंकि कोशिका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह बेसिक स्ट्रक्चर वही आने वाला है, ठीक है। तो मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका। तो इंसुलिन जो है वो हमारे पैंक्रियाज, जो हमारा क्या है, ऑर्गन, पैंक्रियाज क्या है हमारा, ऑर्गन, अग्नाशय क्या है हमारा, ऑर्गन। इस ऑर्गन की एक विशेष टाइप की जो सेल है उससे क्या निकल रहा है, इंसुलिन निकल रहा है। और कौन सी सेल है वो, बीटा सेल। कौन सी सेल, बीटा सेल, ठीक है। बीटा कोशिकाओं से क्या निकलता है, इंसुलिन। ये कई बार पूछा गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 स्टार मार्क कर लो कि बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन। किसकी, पैंक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन क्या निकलता है, हार्मोन, ठीक है। पैंक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। ये 3 बार पूछा जा चुका है। तो ये एक बार ये भी पूछे जा चुके हैं कि अल्फा सेल से क्या निकलता है और डेल्टा सेल से क्या निकलता है। ये भी हार्मोन ही है। अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकागॉन। अभी आपको बताया था ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के कैसे वर्क करते हैं, एंटागोनिस्टिक। और इसी तरीके से जो तीसरी टाइप की सेल्स है उनको क्या बोला गया, डेल्टा सेल। और उन डेल्टा सेल से क्या निकला, सोमैटोस्टैटिन। कौन सा हार्मोन निकला, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। कौन सा हार्मोन निकला, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो डेल्टा सेल से क्या निकलता है, सोमैटोस्टैटिन। और इन सेल्स को अल्फा, बीटा और डेल्टा, इन तीनों को कॉमनली मिला के क्या बोलते हैं, अल्फा, बीटा और जो डेल्टा सेल होती है, इन तीनों को क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, दीपिकाएँ। क्या बोलते हैं, दीपिकाएँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या फिर दीपिकाएँ, और दीपिकाओं से क्या निकलता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने एलिमेंट्री कैनाल और जो हमारे एक्सेसरी ग्लैंड थी उनके हिसाब से पढ़ा। पहले एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी कि किस तरीके से बॉडी में फूड पहुंचता है और कैसे एनस से निकलता है। फिर हमने समझा कि उसमें एसोसिएटेड जो ग्लैंड होती हैं, जो ग्रंथियाँ होती हैं, वो किस तरीके से पाचन में मदद करती हैं। और दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पाचन होता है, ठीक है। अगर आपको बायो की क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए द मैक क्लासेस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।